औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त जो इस्लामाबाद में जो हम देख रहे हैं तमाशा पिछले 2-3 दिन से सिंध हाउस में लगा हुआ है, जिसमें ख़रीद व फ़रोख्त और सौदेबाजी वहाँ पर हो रही है और जिसको बड़ा अच्छा पेश किया जा रहा है टीवी पर आके। तमाम जो लीडरान कराम हैं वो टेलीविज़न पर आके इस बात की वजाहत दे रहे हैं कि वो जो काम हो रहा है वो बिल्कुल जायज़ हो रहा है और इसमें कोई कबात नहीं है। हमारे इसी टेलीविज़न के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सरकर्दा लीडर साहब बैठ के फरमाते हैं, हाँ हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। और इस हॉर्स ट्रेडिंग के बयान के ऊपर, इस हॉर्स ट्रेडिंग की सारी चीज़ों के ऊपर हमारी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश बैठी है। उन्हें खाली सिर्फ नज़र आता है कि इमरान खान साहब स्वाद का जलसा क्यों कर रहे हैं, लिहाजा उनको नोटिस दे दिया जाए। लेकिन जहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, MNAs की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, वहाँ पर खामोशी नज़र आती है। ये एक इंतहाई मॉरल डिफीट मैं इसको समझता हूँ कि हमारे जो लोग इस ख़रीदो फ़रोख्त में शामिल हैं, चाहे वो ख़रीद रहे हैं या वो बिक रहे हैं, वो दोनों इस शर्मनाक हरकत के बावजूद ढिठाई के साथ इसी मुल्क के अंदर, इसी इस्लामाबाद के अंदर वो घूमते फिर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लोग उनका घेराव कर रहे हैं, उनसे सवालात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर जब आप इमरान खान साहब के वोटों के ऊपर इलेक्ट हुए तो उसके बाद ऐसी कौन सी अब आपके ज़मीर में जाग आ गई कि आज ही आप अपने ज़मीर की तलाश में निकल गए। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ कल, वो काबिल मज़म्मत है। जो हमारे वर्कर्स वहाँ पर गए, उसकी किसी तरह भी उसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। वो एक काबिल मज़म्मत फ़ेल था जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी सख्ती से नोटिस लिया, जिसके ऊपर हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और दीगर वज़रा ने भी सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से तंबीह की गई अपने वर्कर्स को कि आइंदा किसी ऐसी हरकत में ना जाएं जो खिलाफ कानून साबित हो। लेकिन वर्कर्स का गम व गुस्सा और वर्कर्स का जो जुनून है, हम ये कोई गारंटी नहीं दे सकते कि हम किस किस को रोकेंगे, इसके ऊपर कहाँ तक हम रोक सकेंगे। हमने अपने हर मैसेज में अपने वर्कर्स को ये मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि वो इस तरह की किसी हरकत में मुलव्वस ना हो जिससे मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। मैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंस है, उन्होंने एक मौका अपने उन तमाम MNAs को जो मुनहरफ होकर ज़मीर की आवाज़ पर, एक तो ये ज़मीर ही नहीं मुझे पता आज तक कि ये किधर से आता है और किधर चला जाता है। ये सारे टाइम सोता रहता है, ये उसी टाइम जागता है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आती है। उसी वक्त सारे ज़मीर जाग जाते हैं, उसके बाद वो ज़मीर कहीं चला जाता है वापस। बहरहाल उनको हमने एक मौका दिया है कि अब 7 दिन के अंदर वो अगर फ़ैसला करते हैं वापस अपनी जमात में आने का और अपने ज़मीर के साथ, जो असल ज़मीर जहाँ पर होता है उसके साथ बैठकर वो बात करने को तैयार हैं, तो हम भी उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग ये फ़ैसला कर चुके हैं या पैसा ले चुके हैं या वजारत के वादे पर जा चुके हैं या बहुत दूर निकल गए हैं इस मामले में, उन्हें फिर अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये सारे लोग, ये जिस दिन इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत जाते हैं, उस दिन आप देखेंगे कि ये सारों के ज़मीर दोबारा जाग जाएंगे और ये फिर सब वापस उसी दर पे हाजिर होंगे कि जी हमसे गलती हो गई थी, हमें तो गलत बताया गया था। यानी कोई खुदा का खौफ है। एक MNA कह रहे हैं कि जी मेरे इलाके में PMT नहीं लगी, लिहाजा मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो आसिफ जरदारी से PMT लगवाने जा रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं कि जी करप्शन वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में बढ़ गई है, तो लिहाजा वो ज़मीर की आवाज़ पे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान के साथ बैठ के करप्शन ख़त्म करने जा रहे हैं। ये इन लोगों का अवाम ने मुहासबा करना है, इनके अपने इलाके के हल्के के लोगों ने मुहासबा करना है। हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका मुहासबा इनके अपने हल्के के लोग करेंगे।
वो लंदन में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते, जब बाहर निकलते हैं तो लोग उन्हें पकड़ते हैं। ये पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इनसे अवाम इनसे पूछेगी कि आपने ये क्या किया। मैं आप टेलीविज़न के ज़रिए मैं ये बात बिल्कुल वसूख से आपसे कह रहा हूँ कि OIC के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब के पास एक ज़बरदस्त तुरुप का पत्ता है, जो वो जब अपनी चाल चलेंगे, अपने तुरुप का पत्ता चलेंगे, हैंड्स डाउन इंशाल्लाह ये हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हम सुरखरू होकर निकलेंगे, हम जीतेंगे और इमरान खान मज़ीद पावरफुल वज़ीर आज़म के तौर से बाहर निकलेंगे। मैं अभी ये देख रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक धमकी दी है कि देखते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। बड़े अफसोस का मकाम है कि अगर OIC पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, OIC इस पाकिस्तान के लिए है। ये पाकिस्तान के इमेज, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का दुनिया भर में एक जो तस्वुर है पाकिस्तान का, उसको बढ़ाने के लिए है। ये 15 साल के बाद OIC हो रही है और वो वहाँ बैठ के कह रहे हैं कि देखता हूँ OIC कैसे होती है पाकिस्तान में। तो मैं भी ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि कौन माई का लाल OIC पाकिस्तान में होने से रोक सकता है। कमाल है, ये स्टेट है, पाकिस्तान मुमलिकत है, या ये कोई चिड़ियाघर बना हुआ है कि जिसकी जो मर्ज़ी करता रहेगा। OIC भरपूर तरीके से होगी, जैसे डिज़ाइन की है उसी तरह होगी, पुरअमन तरीके से होगी, और कोई OIC के अंदर अगर रनखा डालेगा तो उससे स्टेट अपने तरीके से निमटना जानती है और निमटेगी। अच्छा गवर्नर साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुजाहरा किया गया, सिंध हाउस पर हमला किया गया, दूसरा परचम नजरियाती किया गया है प्रेसिडेंट के बाहर कई है। तो ये किस तरह की सियासत देखने को मिल रही है? लोग, आम आदमी तो खासतौर पर उस वक्त काफ़ी परेशान नजर आते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं मजम्मत करता हूं कि कल जो हमारे वर्कर्स सिंध हाउस पे घुसने की कोशिश की, जो वहाँ पे घुसे कौम गुस्से में, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त यहाँ पे हवा दे रहे हैं, टेंशन हो रही है, यहाँ अगली सामने ये प्रेस क्लब है, उसके सामने रोज़ इतलात आती हैं कि वहाँ पे लोगों को जमा करके PTI का परचम नजर आतिश किया जा रहा है या इस तरह की और चीज़ें कर रहे हैं जिससे इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा होगा। तो ये सिंध हुकूमत का काम है कि वो इन सारी कार्रवाइयों को रोके, और जो बयानबाजी सिंध हुकूमत के ज़िम्मेदारान कर रहे हैं अपने वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने के लिए, उसका भी नोटिस लें, और उसका नोटिस लेके वो भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो नोटिस लें और उसको देखें। शैला रज़ा का भी एक बयान मेरे पास आया था, ऑडियो उनकी आई थी, और वो अपने वर्कर्स को कह रही थी कि तैयार हैं, किसी वक्त भी कुछ ऑर्डर आ सकता है आपको। तो ये खाने जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी ये इनसे दरख्वास्त है कि इस मामले को, वर्कर्स को इन्वॉल्व करने से आप खराबी की तरफ जाएंगे। देखिए, इत्तेहादी भी इसी तरह देख रहे हैं बैठ के चीज़ों को, कि वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपना नंबर पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं, काफ लीग अपने ऑप्शंस देख रही है, MQM अपने ऑप्शंस देख रही है। वो अपना फ़ैसला करेंगे जब वक्त आएगा। फ़िलहाल वक्त ये है कि हमारे जो MNAs इधर उधर गए हैं या जाने के लिए पर तोल रहे हैं, उन्हें हमें समेटें और उन्हें वापस बुलाएँ। तो वज़ीर आज़म का जो पैगाम है, देखिए मुलाकात के लिए किसी को मना नहीं, किसी से जो मुलाकात हो रही है हो, लेकिन जहाँ ये जो 3 चीज़ें हैं, फाइनेंस बिल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। ये वो चीज़ें हैं जिससे हुकूमत का मेक और ब्रेक होता है। अगर कोई MP है या कोई MNA वज़ीर आज़म से अपने हल्के की तरक्की के लिए बात करना चाहता है तो ज़रूर करे, लेकिन जिस वक्त वो मुनरफ होगा अपनी जमात से और वो वोट करेगा वज़ीर आज़म के लिए, उस वक्त वो डिफेक्शन क्लॉज उस पर लगती है, वहाँ उसके ज़मीर का सौदा नज़र आता है। हमने किसी एक MNA को
स्टेट होने के बावजूद, स्टेट के पास बड़ी ताकत होती है, स्टेट के पास डंडा होता है, स्टेट के पास पैसा होता है, स्कीमें होती हैं, इसकी स्टेट के पास हज़ार तरीके होते हैं, स्टेट के पास मशीनरी होती है जो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है या किसी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन एक MNA को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी हुकूमत ने एक MNA को अप्रोच नहीं किया अपोजिशन के, ना किसी को ख़रीदने की कोशिश की, ना किसी को डराने धमकाने की कोशिश की। कर सकते थे ये काम इमरान खान साहब अगर अपने 2-3 लोगों को कह देते तो ये काम हो सकता था बड़े आराम से। ये जो नंबर्स आप हमारे देख रहे हैं, इनकी तो मजाल नहीं थी जाने की। मैं कह रहा हूँ कि वो उधर से भी ले आते इतने बंदे वहाँ से उठा के। स्टेट बहुत ताकतवर चीज़ होती है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं इस्तेमाल करना चाहते नाजायज़ चीज़ों के लिए। आप जानते हैं खान साहब को। देखें, सिंध के हालात तो हम सब के सामने हैं। सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की प्रॉब्लम्स हैं। सिंध में हमारे जो सहाफ़ी आप लोगों की बरादरी के लोग हैं जो मारे जाते हैं, जिनका पता नहीं लगता उसके बाद वो क्या हुआ। अभी हाल ही में ये जोखियों वाला केस हमारे सामने है। हमारे पास सिंध में ये जो हम देख रहे हैं, मुसलसल तरीके से हम देख रहे हैं कि सिंध के अंदर जो लोगों की ज़िंदगी अजीरन होती जा रही है। कुत्तों की वैक्सीन यहाँ पे नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। इन सब के बावजूद हम हमेशा कहते रहे हैं कि गवर्नर राज ऑप्शन नहीं है। सिंध का या किसी भी सूबे के अंदर गवर्नर राज लगाना एक मुनासिब ऑप्शन नहीं होता किसी के पास। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसने पंजाब में गवर्नर राज लगाया था। वहाँ जायज़ था, यहाँ नाजायज़ है। हर चीज़ पंजाब में जायज़ हो जाती है, सिंध में नाजायज़ हो जाती है। लेकिन ये बात मैं वाज़े कर दूँ कि जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे कहा गवर्नर राज लगाने के लिए, एक से दूसरा सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं। ये अब इमरान खान मेरे लीडर हैं, वो जैसे ही मुझे कहेंगे बिला झिझक मैं ये काम कर दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि वज़ीर आज़म का कोई ऐसा मूड है कि वो गवर्नर राज लगाना चाहते हैं। तो 28 मार्च को वापस आना पड़ेगा, मतलब अगर आतंकवाद 28 मार्च को होता है तो। हाँ, 28 मार्च को होता है तो हम कामयाब हो जाएंगे। 27 को होगा तो भी कामयाब हो जाएंगे। मैं बड़ा पुरज़म हूँ कि ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, फ़िलहाल अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं, इन सारों ने वापस अपने अपने घोंसलों में आना है। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने पूरे नंबर्स के साथ इंशाल्लाह इसको पास करेगी। नंबर्स तो एक्चुअली अपोजिशन ने पूरे करने 172, वो उसको पूरे नहीं कर सकेंगे। उन्होंने नंबर 1 तो ये कि जो आपने कहा कि गलत ज़बान इस्तेमाल करें, उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त टेम्परेचर्स इतने हाई हैं और गुस्सा इतना है कि मुझे भी इस वक्त आपसे बात करते हुए जब उनका जिक्र करता हूँ तो अपनी ज़बान संभालनी पड़ रही है मुझे। ज़ाहिर है कि जो लोग कल तक, यानी रमेश कुमार बैठा कह रहा है कि जी मुझे आप वजारत दे दें, वज़ीर आज़म से बात करें, मुझे वजारत दे दें, मैं आपके साथ हूँ। बस इतना ही था कि उसको वजारत का नहीं दिया तो वो वहाँ से उठ के चला गया। वो वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहा है। अब दिल तो करता है कि पूछें कि तेरी औकात क्या है, कि तुम हो कौन, रिज़र्व सीट पे तुम आए हो, मिन्नतें समाजतें तुमने की, पैर तुमने पकड़े इस सीट पे आने के लिए, इस नंबर पे, नंबर 3 पे अपना नाम डलवाने के लिए क्या क्या नहीं किया इसने। और अब आके बता रहा है वज़ीर आज़म को कि मेरा ज़मीर जाग गया क्योंकि मुझे वजारत नहीं मिली। उसको कभी वजारत मांगता था, कभी वो क्या अपना नहीं ये जो हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं इसके लिए क्या, एनीवेज ये
तो वो कहते थे कि मुझे एडवाइज़र ले लें उसके लिए। हॉट ना यार, एनीवेज, तो वो कहते थे कि जी मुझे आप इसके लिए वो ले लें, वो बना लें, एडवाइज़र बना लें मुझे इसके लिए, और मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। उस पर भी वज़ीर आज़म ने उसको मना किया। जब भी सारी चीज़ों पे मना हो जाता है तो उसके बाद फिर अब आप आ जाते हैं कि जी अब वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुम हो कौन इस्तीफ़ा मांगने वाले वज़ीर आज़म से? के पास कौन सा वो पत्ता है ग्रुप का जो वो इस्तेमाल करके, क्या ये कल वाली मुलाकात से तो वो पत्ता मुख्तलिफ नहीं है? कल की मुलाकात वज़ीर आज़म का पास जो तुरुप का पत्ता है वो वज़ीर आज़म ने अपने सीने से लगा के रखा हुआ है, वो उन्होंने किसी को दिखाया नहीं है, और वो जब दिखाएंगे तो इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। दूसरा ये कि केपी में एक नूर आलम के अलावा और कोई भी नहीं है। नूर आलम अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो कभी क्या करता है कभी क्या करता है। मैं आज भी देख रहा था, एक कोई वीडियो आई हुई थी, नूर आलम को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है लोगों का इस तरह से निकल के कहीं चले जाना या किसी चीज़ के लिए। इन लोगों को दोबारा अपनी चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। ये बताएगा गवर्नर साहब कि अगर यहाँ पे ऐसे रिसेंटली सेनेट के इलेक्शन के दौरान दो तीन जो केस में उन्होंने जो है वोट दिया पीपल्स पार्टी को, उस वक्त पीसीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, वो आज भी ये जो असेंबली में वहाँ पे बैठे हैं और अपोजिशन बोलते हैं उनकी टिकट जो है वो पीसीआई ने जीते हैं, पीसीआई के खिलाफ कार्रवाई ये तो नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने नाकाम रही। इसके बाद जो दूसरे पीसीआई के एमएलए जो है उसको एक मौका मिल गया कि क्या करेगी पीसीआई। एक तो ये दूसरा ये कि सईद साहब ने कहा है बेशक करें, जहाँ जिधर मुकदमा दर्ज करना है करें। आज़ाद मुल्क है, आज़ाद लोग हैं, हमने कौन सी कदगन लगाई हुई है। वो करें जितने मुकदमात दर्ज करने हैं, लेकिन अपने मुकदमात पहले देख लें जो उनके ऊपर करप्शन के सारे मुकदमात लगे हुए हैं, कत्ल इक़दाम कत्ल के मुकदमात लगे हुए हैं, जो उनकी पार्टी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के इक़दाम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह उसको हम बहुत तेज़ करने वाले हैं। देखें, जो कुछ सिंध हाउस में हो रहा था वो वर्कर्स को इश्तिहार दिलाने के लिए काफ़ी था। वहाँ पर सिंध पुलिस ले जाके वो एक बीच में टेंट लगा के, और टेंट के उस तरफ वहाँ पे वो एक पीपल्स पार्टी अपनी एक पार्टी कर रही थी किसी और की कॉस्ट पे, कीमत पे। तो उसके बाद और फिर वहाँ से जो इंटरव्यूज़ आ रहे थे एमएनएस के, जो चैलेंजिंग इंटरव्यूज़ थे, जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, तो वो क्या समझ रहे थे कि वहाँ पे लोगों ने कोई फूल पत्तियाँ डालनी है। अगर एक तमाशा उन्होंने लगाया ही है वहाँ पे सिंध हाउस के अंदर, उसको उन्होंने एक बकरा मंडी बनाया हुआ था, तो उसके बाद तो ये रिएक्शन नेचुरल था लोगों का। लेकिन ये कोई प्लान नहीं था, कोई हमने अब कोई वहाँ के यूसी इंचार्जेस को नहीं जमा किया और हमने कोई अपने लोगों को नहीं कहा कि आप जाके ये सारा बलवा करें। ये एक रैंडम रिएक्शन था जिसको पार्टी कंडेम कर रही है। आप क्या कह रहे हैं तलत? मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा इसको प्रकटित कर रही है। आर्मी चीफ की तकरीर जब आपके पास क्या इत्तलात है खबर? नहीं, मेरे पास इस हवाले से तो कोई इत्तलात नहीं है। आर्मी चीफ की तकरीरी का वक्त जब आएगा, जब उस वक्त देखा जाएगा। फ़िलहाल तो मेरे पास कोई इत्तला नहीं है। नहीं, मैंने न उस तरफ जाने की कोशिश की। अगर हम आप लोगों में से जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, जब गेट के अंदर जाते हैं राइट साइड पे गवर्नर हाउस है, लेफ़्ट पे चीफ मिनिस्टर हाउस है और सामने एमएनएस हॉस्टल है। तो जो ये पार्लियामेंट लॉजेस हैं जो इन्होंने वो बनाए हुए हैं एमपीए के लिए, वहाँ पे इन्होंने कनात लगा के ऐसे बंद कर दिया है, तो वो आप देख नहीं सकते कि चोली के पीछे क्या है, वो नज़र नहीं आता।
चालू करने के आपको नाराज अरकान को मनाने का टास्क दिया गया था, कितने लोगों को मनाने में कामयाब रहे और कितने लोग मजीद नाराज हैं जिसको मनाने का प्लान कर रहे हैं? मैं नजीब हारून साहब का क्या बोलूं, मतलब एक बेवकूफ़ाना उनकी बयान है, उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। और दूसरा जो आपने पूछा कि जितने लोगों को मनाने का टास्क दिया था, मैं एक चीज़ वसूख से कह सकता हूं कि अलीम खान पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, और वो चाहे साथ ना दे लेकिन वो ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। नंबर 2 ये कि मेरे पास जहांगीर तरीन के लिए था, जहांगीर तरीन की सेहत ठीक नहीं है, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। मैंने उन्हें टेक्स्ट किया था, मैंने उनकी खैरियत पूछी थी, उनका जवाब आया था कि मैं खैरियत से हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त, मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है, जैसे मुझे इजाज़त मिलेगी तो मैं आपको फ़ोन करके बात करूँगा। लास्ट आप जब भी किसी को मनाने जाते हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कल एक बड़ी गाला में बड़ी अहम मुलाकात हुई थी साथी सक्सेस से, तो वहाँ से भी पॉजिटिव वाइब्स आई है या वहाँ से भी नेगेटिव वाइब्स आई है? नहीं जी, बड़ी आप क्या चाहते हैं? बड़ी बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। तमाम जो मीटिंग्स वज़ीर आज़म कर रहे हैं उसमें इंतहाई पॉजिटिविटी है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही है। और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जिस वक्त ये नज़दीक पहुँचेगा तो आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको इकट्ठा मिलेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।